गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आर एस पाठशाला। आपको पता ही है आर एस पाठशाला में अपन क्या करते हैं। अपन करते हैं आर एस प्री और मेंस एग्जाम की तैयारी, है ना। और अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं इस श्रृंखला में, अपन पढ़ रहे हैं आर एस मेंस का जो जीएस पेपर थर्ड है ना, उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित बहुत सारे टॉपिक है, तो वो अपन पढ़ रहे हैं। अभी अपन भारतीय संविधान का निर्माण पढ़ चुके हैं, उसके बाद उसकी विशेषताएं पढ़ चुके हैं, उसके बाद उसमें जो संशोधन कैसे होता है वो भी अपन पढ़ चुके हैं। उसके बाद अब उसमें अपन जो मूल अधिकार हैं वो अपन पढ़ रहे हैं। ओके, इनके अलावा भी अपन काफ़ी टॉपिक पढ़ रहे हैं। अगर आपको पुराने वीडियो देखने हैं तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और आप आर एस पाठशाला को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप आर एस एग्जाम की तैयारी करते हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। हाँ, अब देखते हैं। अब अपन जैसा कि अपन ने बात की कि मूल अधिकार पढ़ रहे हैं अपन, है ना। तो मूल अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में है बताइए। मैंने आपको बहुत बार बता दिया, ये है पार्ट थर्ड में, है ना, पार्ट थर्ड में। और मूल अधिकार में जो कितने आर्टिकल्स हैं, मूल अधिकार में आर्टिकल्स है 12 से 35। ओके, और 12 में क्या डिफाइन है, स्टेट डिफाइन है, जिसकी अपन बात कर चुके हैं। 12 में राज्य क्या है ये बताया गया है, जो कि आर्टिकल राज्य शब्द अपन 12 से 35 जहां भी यूज करेंगे ना, वहां पर राज्य का मतलब क्या होगा, वो मतलब बताया गया है आर्टिकल 12 में। उसके बाद आर्टिकल 13 में क्या बताया गया है, 12 से 35 तक जहां भी अपन विधि शब्द का यूज करेंगे ना, उस विधि शब्द का मतलब क्या होगा वो आर्टिकल 13 में बताया गया है। उसके बाद आर्टिकल 14 में क्या बताया है, कानून के समक्ष समानता। 15 में क्या बताया गया, ये धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद 16 में क्या है कि रोजगार में सभी को समान अवसर मिलेंगे। अभी आज का अपना टॉपिक है आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, आर्टिकल 17 किसके बारे में है, अस्पृश्यता। हमारे समाज में एक बड़ी ही विडंबना की बात है कि एक बहुत ही बुरी प्रैक्टिस चलती है अस्पृश्यता, है ना। उसका अंत करने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने अपनी दूरदर्शी सोच दिखाते हुए ये एक प्रावधान किया आर्टिकल 17 के अंतर्गत, ताकि सभी लोग एक सम्मानपूर्ण जीवन जी सके। उसके बाद इस वीडियो में एक और टॉपिक क्या है, उपाधियों का अंत। जब जब हमारा देश अधीन था ना ब्रिटेन के, तो यहाँ क्या जन्मजात उपाधियां दी जाती थी कई लोगों को, है ना। उनके राजा रजवाड़े थे ना, उनको राजा महाराजा इस टाइप की उपाधियां दी जाती थी, जो हमारे आर्टिकल 14 के अंतर्गत क्या है, समानता के अधिकार के विरुद्ध है। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने उन्होंने आर्टिकल 18 के तहत ये बोल दिया कि जन्मजात किसी को उपाधियां नहीं दी जाएगी। ओके, और ये सब अपन पढ़ कहाँ से रहे हैं, अब मैं आपको पहले ही काफी बार बता चुका हूँ। अपन भारतीय संविधान का पूरा टॉपिक इस एक बुक से पढ़ेंगे, है ना। ये एक बुक मोर देन इनफ है। अगर आप इस बुक को तैयार कर लेते हैं अच्छे तरीके से, तो कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन पॉलिटी में आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है आर एस एग्जाम में। ओके, तो मेरे पास इसका 7th एडिशन है, मैं इसी से पढ़ता हूँ और इसी से आपको पढ़ाता हूँ। और बेटर रहेगा कि आप भी ये बुक ले आओ, है ना। वीडियो देखो, बुक पढ़ो, वीडियो देखो, बुक पढ़ो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में अपन जो इस टॉपिक से संबंधित पुराने आरएस या अन्य राजस्थान की एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है उनको अपन देखेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल 17 से। अब देखो हमारा आर्टिकल 17 क्या बोलता है, हमारा आर्टिकल 17 क्या बोलता है। अपन पढ़ रहे हैं हम लक्ष्मीकांत सर की बुक से, है ना। इस बुक को अपने को एकदम अच्छे तरीके से समझना है या लर्न टू माउथ करना है इसको। ओके, हाँ, तो देखिए आर्टिकल 17। अब हमारा आर्टिकल 17 क्या बोलता है, ये बोलता है अस्पृश्यता को, यह अस्पृश्यता को समाप्त करता है ना। अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था करता है। आर्टिकल 17 कौन सी व्यवस्था करता है, अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था करता है, और साथ में इसका किसी भी रूप में आचरण, इसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध करता है ना। तो अस्पृश्यता का कोई भी आचरण करेगा उसको विधि के अनुसार दंड दिया जाएगा, और इस व्यवस्था को समाप्त करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या हमारे संविधान निर्माता लोग। कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 17 के तहत। ठीक है, ये बात अपनी बुक में दी गई है। फिर अपनी बुक में बताया गया है
कि भाई जो ये, अब मैंने जब आपको मूल अधिकार पढ़ा रहा था ना, मूल अधिकार की विशेषताएं पढ़ा रहा था ना, तब मैंने आपको एक दो चीजें बताई थी कि मूल अधिकार की एक विशेषता होती है कि इसमें कुछ तो स्वयं परिवर्तित है, सेल्फ एनफोर्समेबल, और कुछ को परिवर्तित करना पड़ता है किसके अनुसार से, लॉ बनाकर। तो हमारा जो आर्टिकल 17 है ना, ये स्वयं परिवर्तित नहीं है ना। जैसे आर्टिकल 14 स्वयं परिवर्तित है ना, उसके लिए अलग से कोई लॉ नहीं बनाया हमारे हमारे संविधान, हमारे संसद ने कभी भी। वैसे ही ये आर्टिकल 17 में वो बात नहीं है, इसके लिए एक लॉ बना हुआ है। उसका नाम कब बना था, 1955 में, और इसको क्या बोला जाता है, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955। यानी कि हमारा जो आर्टिकल 17 है उसको लागू करने के लिए संसद ने एक कानून बनाया। उस कानून का नाम क्या था, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955। इसमें क्या किया गया कि जो भी आचरण करेगा किसका, अस्पृश्यता का, जो भी आचरण करेगा किसका, अस्पृश्यता का, उसके लिए दंडिक प्रावधान किए गए, है ना, दंडिक प्रावधान किए गए। यानी कि अगर अस्पृश्यता का कोई आचरण करता है तो उसको कोर्ट ऑफ लॉ में जाएगा, और कोर्ट ऑफ लॉ उसको क्या सजा देगा, किसके अनुसार, कानून के अनुसार। कौन से कानून के अनुसार, 1955, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955। ठीक है। फिर क्या हुआ, इसका रिव्यू हुआ कब, 1976 में। 1976 में क्या बोला कि इसका नाम बदलेंगे हम, तो गवर्नमेंट ने इसका नाम क्या कर दिया, इसको एक नया नाम दे दिया, नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम, नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955, है ना। इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955। और इसमें जो दंडिक प्रावधान थे ना, उनको क्या किया, और कठोर बनाया गया, है ना, और कठोर बनाया गया, ताकि जो समाज इस अस्पृश्यता से ग्रसित है ना, उनको सम्मानजनक जीवन जी सके वो, और सब तरह की सुविधाएं उनको बाकी समाजों की तरह ही मिल सके। तो इस प्रकार ये नया कानून बनाया गया, और नया कानून क्या, उसका रिव्यू किया गया और इसका नाम बदल दिया गया। अब एक बार थोड़ा सा रिवीजन देख लेते हैं अपन। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, देखो आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 किससे संबंधित है, सबसे बड़ी बात, अस्पृश्यता से। ओके। और आर्टिकल 17 क्या बोलता है कि आर्टिकल 17 के अनुसार अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था की गई है, और इसका किसी भी रूप में आचरण करना विधि के अनुसार दंडनीय होगा। उसके बाद इस प्रावधान को लागू करने के लिए क्या हुआ, 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 एक्ट लाया गया, और इसमें कुछ दंडिक प्रावधान किए गए। यानी कि अस्पृश्यता की व्यवस्था का जो भी आचरण करेगा उसको इससे कानून के तहत सजा मिलेगी। फिर 1976 में पार्लियामेंट ने इसने क्या किया, रिव्यू किया, है ना, इसमें चेंज किया, और इसका नाम क्या कर दिया, नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955। और जो दंडिक प्रावधान थे ना, उनको और कठोर बनाया गया। अब क्या कठोर बनाया गया, कितने कठोर बनाया गया, कितने साल की सजा दी गई, वो सब हमारा उससे ज्यादा लेना देना नहीं है, इतना डीप पे अपन ने नहीं जाना है ना, हमारे लिए इतना इनफ है। अब यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया। अब देखो, अब समस्या ये थी कि भाई कानून वानून सब बन गया, और संविधान में भी बोल दिया कि संविधान हो गया, कानून हो गया, संविधान में आर्टिकल 17 हो गया ना, लेकिन कहीं भी इसको परिभाषित नहीं किया गया, है ना। तो समस्या ये हो गई कि अस्पृश्यता मानेंगे किसको, कानून बना दिया आपने, ये सब कुछ बना दिया। अब इसको कानून कोर्ट ऑफ लॉ में कोई जाएगा, वहां पूछेगा कि भाई मैंने तो अस्पृश्यता का उल्लंघन किया ही नहीं, अस्पृश्यता के अधिनियम का, तो इसको परिभाषित करना तो जरूरी था ना। तो इसको परिभाषित नहीं किया गया, न तो संविधान में न कानून के तहत। तो ठीक है, तो ये मामला पहुंचा मैसूर न्यायालय में। ये मामला कहाँ पहुंच गया, मैसूर न्यायालय में। तो मैसूर न्यायालय में क्या हुआ, मैसूर उच्च न्यायालय में क्या हुआ, मैसूर उच्च न्यायालय ने बोला कि ये जो अस्पृश्यता का जो शब्द है ना, अस्पृश्यता, ये जो अस्पृश्यता शब्द है, इसको आप शाब्दिक और व्याकरणीय अर्थ से परे है। हमारे संविधान से,
हमारे संविधान में जो अस्पृश्यता शब्द लिखा है वो शाब्दिक और व्याकरणीय रूप से के अर्थ से परे है, यानी इनके थ्रू आप इसका मतलब मत समझिए, बल्कि यह ऐतिहासिक है। बल्कि यह क्या है? ऐतिहासिक है। ये कोर्ट के शब्द थे। ऐतिहासिक का मतलब इतिहास में जिस प्रकार के इसका आचरण किया गया, आप उसी प्रकार से इस शब्द को समझो। ओके, तो ये क्या है? ऐतिहासिक है। और इतिहास में क्या होता था? इस अस्पृश्यता की धारणा के अंतर्गत कुछ वर्गों पर कुछ निर्योग्यताएं लगा दी जाती थी। निर्योग्यताएं लगा दी जाती। एक तो योग्यता होता है, एक निर्योग्यता होता है कि आप ऐसा नहीं करोगे, है ना। तो कुछ वर्गों या कुछ समाजों या कुछ जातियों पर ऐसी निर्योग्यताएं लगा गई, तो आप इसको इस प्रकार से समझो। ठीक है, तो परिभाषा हो गई हमारी। ये अस्पृश्यता किसको समझेंगे? यानी कि जो अतीत में जिस प्रकार का व्यवहार किया जाता था ना अस्पृश्यता से संबंधित, उस तरह का व्यवहार अगर आज कोई करेगा तो उसको दंडिक प्रावधान मिलेंगे। किसके अंतर्गत है? किसके अंतर्गत मिलेंगे? इसको मिलेंगे ये नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955 के अंतर्गत। ओके, यहां तक समझ में आ गया? चलो देखते हैं आगे। अब यहाँ परिभाषा भी होगी और हम इसका अर्थ भी समझ गए। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी अपन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी आर्टिकल पढ़ेंगे तो उच्च न्यायालय हमेशा नाम आएगा ना। उच्च न्यायालय का नाम क्यों आएगा? क्योंकि संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन है? व्याख्याकार कौन है संविधान का अंतिम? सुप्रीम कोर्ट, है ना। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि कौन सा कानून संवैधानिक है, कौन सा नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट चाहे तो किसी भी संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को नल एंड वॉइड कर सकता है। किसके तहत? असंवैधानिक घोषित कर सकता है। तो इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट की जो बार फैसले दिए जाते हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसी कड़ी में एक फैसला सुप्रीम कोर्ट का भी आया। वो क्या था? देखो, पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स केस। पीपुल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स केस। अब इस केस में उच्च न्यायालय ने क्या बोला कि ये जो अस्पृश्यता है ना, ये अस्पृश्यता है, इसका आचरण बंद करने का काम राज्य के साथ साथ किसका है? राज्य के साथ साथ किसका है? राज्य के साथ साथ निजी व्यक्ति का भी है। निजी व्यक्ति का भी है। और ये किस केस में बोला? पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स केस है, वीएस उच्च न्यायालय, है ना। सॉरी, वीएस नहीं, उच्च न्यायालय ने इस केस में बोला। ओके, तो इस तरह हमारा आर्टिकल 17 खत्म होता है। ओके, ये आर्टिकल 17 था। देखो, आर्टिकल 17 में अपन ने क्या पढ़ा अभी तक? आर्टिकल 17 में सबसे पहले अपन ने देखा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि आर्टिकल 17 क्या करता है? अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था देता है और इसका किसी भी प्रकार से आचरण करने वालों को कानूनी प्रावधान या दंडिक प्रावधान यहाँ पर है उल्लंघन करने पर। फिर अपन ने बोला कि ये जो आर्टिकल है वो क्या है? उस समय परिवर्तित नहीं है, इसको सेल्फ एनफोर्सेबल नहीं है। तो इसके लिए कानून बनाया गया, उसको क्या बोला गया? 1955 है, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955। और इसमें कुछ दंडिक प्रावधान कर दिए गए। अगर कोई इस कानून को तोड़ता है उसको दंड दिया जाता विधि के अनुसार। फिर क्या हुआ? 1976 में इस कानून को दोबारा कुछ रिव्यू किया गया, इसका नाम चेंज करके नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम में कर दिया गया। ओके, और इसमें जो दंडिक प्रावधान है उनको और अधिक कठोर बना दिया गया। ओके, यहाँ तक क्लियर? इसके बाद में क्या हुआ? देखो, उसके बाद में इसकी परिभाषा की बात आई, है ना। किसकी परिभाषा की? अस्पृश्यता की परिभाषा क्या है? तो कोर्ट ने बोला कि इसको शाब्दिक और व्याकरणीय अर्थ से ये परे है। इसको कैसे समझो आप? इसको एक ऐतिहासिक रूप से समझो। इतिहास में इस जो ये जो रूढ़ी थी, इसका आचरण कैसे होता था, उसके हिसाब से इसको समझो। ओके, उसके बाद अपन ने देखा कि उच्चतम न्यायालय ने भी इसके बारे में की व्याख्या की और बोला, कौन से केस में? पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स केस। इसमें बोला कि राज्य के साथ साथ निजी व्यक्ति का भी कर्तव्य होगा कि वो किसी भी व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों का हनन होने से रोके या अस्पृश्यता के आचरण को रोकिए। इस प्रकार हमारा आर्टिकल 17 खत्म। अब अपन देखेंगे आर्टिकल 18। तो चलिए चलते हैं।
हाँ, जैसा कि अपन ने थंबनेल में देखा था, वीडियो शुरू किया था, तो आर्टिकल 18 क्या है? उपाधियों का अंत। ठीक है, तो अब ये उपाधियों का अंत अपन ने सुना तो बहुत बार है। ये उपाधियां कौन सी है? एक्चुअली क्या होता था कि औपनिवेय शिक्षा शासन था ना, जब अपने यहाँ जब अंग्रेज शासन करते थे, तो वंशानुगत है ना, वंशानुगत कुछ लोगों को उपाधि दी जाती थी। जैसे कोई महाराज, कोई राजा का बेटा है तो उसको महाराज की उपाधि, है ना, या राज बहादुर की उपाधि, है ना, या कई और प्रकार की उपाधियां थी, जैसे राज साहब की उपाधि। तो ये उपाधियां उनको किस आधार पर मिलती थी? वंशानुगत या जन्म जात। ठीक है, तो ये क्या था? ये हमारे समता के अधिकार के विरुद्ध था, है ना, समता के अधिकार के विरुद्ध था। कौन से आर्टिकल के तहत? 14 से 18 के तहत। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोगों ने सोचा कि क्यों ना इनको खत्म कर दिया जाए, तो उन्होंने इसको खत्म कर दिया, यानी कि उपाधियों का अंत कर दिया। यानी किसी भी व्यक्ति को जन्मजात या वंशानुगत आधार पर कोई भी उपाधि नहीं दी जाएगी, है ना। ऐसा करना कानून में अपराध होगा। और साथ ही उन्होंने इसके साथ 4 प्रावधान और जोड़ दिए। वो 4 प्रावधान क्या है? चलो देखते हैं। देखो, सबसे पहले बोला कि राज्य क्या होता है, पता है ना? बताओ, देखे राज्य क्या होता है? आर्टिकल 12 बताओ, राज्य क्या होता है? राज्य क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल की दोनों आप बोल सकते हो संसद, स्टेट गवर्नमेंट, और विधानसभा और विधान परिषद। उसके बाद ऑटोनॉमस बॉडियां, है ना, और उसके बाद क्या था? संवैधानिक और वैधानिक निकाय। ये सब क्या है? राज्य है। तो यहाँ क्या है? राज्य सेना या विद्या संबंधी, सेना या विद्या संबंधी, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अलावा कोई और उपाधियां नहीं देगा, है ना। तो ये 2 ही क्षेत्र है, सेना या विद्या। इनसे संबंधित सम्मान या उपाधियों के अलावा और कोई प्रकार की उपाधि स्टेट नहीं देगा। ऐसा कहाँ लिखा गया है? आर्टिकल 18 के प्रावधान 1 में। ओके, तो जैसे सेना में बोलते हैं ना, कर्नल हुआ, लेफ्टिनेंट हुआ, है ना, ये सब क्या, इनको बाद वो ये अपने नाम से पहले इनका यूज कर देते हैं। कर्नल फलाना, लेफ्टिनेंट फलाना फलाना, ऐसे नाम से पहले यूज करते हैं। वैसे ही शिक्षा के क्षेत्र में किसी ने पीएचडी कर ली तो उसके नाम के पहले डॉक्टर लगाया जाता है ना, तो डॉक्टर फलाना, है ना। ऐसे बोर्ड वाले डॉक्टर नहीं, जो ऑपरेट करते हैं अपन को, ऑपरेट ऑन, वो वाले नहीं। जो शिक्षा के संबंध में जो उपाधि दी जाती है ना, उस डॉक्टर की बात मैं कर रहा हूँ। तो राज्य क्या करेगा? सेना और विद्या संबंधी सम्मान के अलावा और कोई प्रकार की उपाधि नहीं देगा। ये पहला प्रावधान हो गया। दूसरा क्या बोला कि कोई भी नागरिक विदेशी राज्य से, अब स्टेट तो देगा नहीं तो कौन दे सकता है? विदेशी राज्य से भी किसी प्रकार की उपाधि नहीं लेगा, है ना। कोई भी नागरिक विदेशी राज्य से भी किसी प्रकार की उपाधि नहीं लेगा। दूसरा क्लियर। तीसरा प्रावधान देखते हैं, विदेशी नागरिक। अब की बार तो पहले तो नागरिक की बात हो रही थी, है ना, जो भारत का नागरिक हो। अब आता है विदेशी नागरिक। वो विदेशी नागरिक क्या हो? राज्य के अधीन किसी लाभ या विश्वास के पद पर हो। जैसे जो यहाँ पर अपने राजदूत होते हैं ना, जैसे अमेरिका का राजदूत इंडिया में रहता है ना, दूतावास में। जापान का राजदूत इंडिया में रहता है, दूतावास में। तो उनकी ये बोला कि विदेशी नागरिक जो लाभ या विश्वास, राज्य के लाभ या विश्वास के पद पर है, अन्य किसी विदेशी राज्य से बिना राष्ट्रपति की सहमति से कोई भी उपाधि नहीं लेगा। इसमें भी राष्ट्रपति की सहमति होनी चाहिए, तभी वो वहां से किसी प्रकार की उपाधि ले सकता है। चौथा और अंतिम क्या था कि राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के पद पर, ये नागरिकों के लिए, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के पद पर कोई भी व्यक्ति किसी भी विदेशी राज्य से किसी भी प्रकार का न तो उपाधि लेगा, न कोई भेंट लेगा, न कोई उपलब्धि लेगा। किसके आज्ञा के बिना? राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना। ठीक है, इस प्रकार 4 प्रावधान हो गए। पहला तो कि राज्य
उपाधियां देगा ही नहीं, न तो सेना से संबंधित, सेना और विद्या से संबंधित के अलावा कोई प्रकार की उपाधि नहीं देगा। दूसरा, विदेशी राज्य से कोई भी नागरिक उपाधि नहीं लेगा। तीसरा, विदेशी नागरिक जो राज्य के लाभ या विश्वास के पद पर कार्यरत है वो बिना राष्ट्रपति की सहमति के कोई भी उपाधि नहीं लेगा। और इस प्रकार लाभ या विश्वास के पद पर रहते हुए कोई भी व्यक्ति, है ना, चाहे वो देशी हो चाहे विदेशी हो, कोई भी व्यक्ति बिना राष्ट्रपति की सहमति के उपाधि नहीं लेगा। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब देखो, अब सिस्टम थोड़ा चेंज हुआ। कैसे? एक केस आया बालाजी राघवन केस, जिसका फैसला हुआ 1995 में। अब ये केस, इसमें क्या था, इसमें ये बोला कि भैया आपने उपाधियों का अंत कर दिया आर्टिकल 18 के तहत, लेकिन भारत रत्न तो आप देते हो, है ना, पद्म विभूषण आप देते हो, पद्म भूषण आप देते हो और पद्मश्री भी देते हो, है ना, और लोग इनको अपने नाम से पहले लगाकर शादियों के कार्ड में या अपने विजिटिंग कार्ड में छपाते हैं, भारत रत्न फलाना, पद्म विभूषण फलाना। तो ये क्या अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं है? ये भी तो उपाधियां हैं, है ना, तो इसको बंद क्यों नहीं करते? ऐसा किसने बोला? बालाजी राघवन केस में जो वादी था ना, जिसने ये वाद प्रस्तुत किया था, उसने बोला किसको? सुप्रीम कोर्ट में। तो इस केस में क्या बोला गया? कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने बोला कि ये जो भारत रत्न है या पद्म विभूषण या पद्म भूषण या पद्मश्री, ये सब पहली बात तो उपाधियां नहीं है, पहली बात तो ये उपाधियां नहीं है। और ये क्या है? सम्मान है ना, ये एक सम्मान है। किसी एक विशेष क्षेत्र में विशेष योग्यता प्राप्त करने या राज्य की सेवा करने के लिए जो सम्मान दिया जाता है, ये एक सम्मान है। और दूसरी बात ये उन्होंने क्लियर कर दी कि ये 18 में वर्णित किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इन पुरस्कारों को कोई भी व्यक्ति सफिक्स या प्रीफिक्स के रूप में यूज नहीं कर सकता। सफिक्स और प्रीफिक्स को हिंदी में बोलते हैं प्रत्यय या उपसर्ग, प्रत्यय या उपसर्ग, है ना। सफिक्स तो क्या आता है? नाम से पहले, और प्रीफिक्स क्या आता है? नाम के बाद। सफिक्स तो नाम के बाद और प्रीफिक्स क्या आता है? नाम से पहले। ओके, प्रत्यय और उपसर्ग के रूप में यूज नहीं करेगा। यानी कि कोई व्यक्ति ऐसे नहीं लिखाएगा कार्ड पे पद्म भूषण मनोज कुमार, ऐसे नहीं लिखाएगा, है ना। उनको एक सम्मान मिल गया, बड़ी बात। अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनको पुरस्कार को त्यागना पड़ेगा, उनको पुरस्कारों को त्यागना पड़ेगा। तो बालाजी राघवन केस इस तरह समाप्त हुआ। इन्होंने बोला कि ये पुरस्कार समाप्त करो, कोर्ट ने बोला ये पुरस्कार है, सम्मान है, ये कोई उपाधि नहीं है। और अगर इनको सफिक्स या प्रीफिक्स के रूप में कोई यूज करता है तो उनको ये त्यागना पड़ेगा। इस प्रकार ये आर्टिकल 18 था। और इस पद्म पुरस्कारों की अगर अपन बात करें तो इनकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में, ठीक है। फिर एक बार मोरारजी देसाई की सरकार में 1977 में इनको एक बार क्लोज कर दिया, और फिर इंदिरा गांधी की सरकार आई 1918 में, फिर इनको चालू कर दिया गया। फिर कभी कभी 1-2 साल छोड़कर ये उपाधि और पुरस्कार मिलते रहे हैं। इन पुरस्कारों की एक खास बात है कि जो पद्म पुरस्कार है ना, पद्म पुरस्कार एक साल में अधिकतम 120 लोगों से अधिक को नहीं दिया जाना चाहिए, है ना। 120 लोगों को से अधिक को नहीं दिया जाना चाहिए। अब इस 120 की काउंटिंग में जो शामिल नहीं है उसको, वो कौन कौन से हैं? एक तो मरणोपरांत, जैसे कोई मर जाता है उसके बाद उसको पुरस्कार मिलता है, वो शामिल नहीं है। एनआरआई और विदेशी व्यक्ति इसमें शामिल नहीं है। और अगर भारत रत्न, जो भारत का सर्वश्रेष्ठ सिविलियन अवार्ड है, उसकी बात करें तो एक साल में 3 ही लोगों को ये दिया जा सकता है। इस प्रकार अपना आर्टिकल 18 क्लियर हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अपन देखेंगे पुरानी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन, है ना। पहले जो परीक्षाएं हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इन आर्टिकल से संबंधित, वो क्या थे? तो चलिए देखते हैं। अब अपन देखते हैं जो प्रीवियस ईयर्स पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं मूल अधिकारों से संबंधित, स्पेशली आर्टिकल 17 से 18 में 18 के वो क्या पूछे गए हैं। तो देखो,
एक क्वेश्चन आया हुआ है सेकंड ग्रेड के एग्जाम में। आप यहाँ पर खाली आरएस के नहीं, सारे एग्जाम से पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि ये प्रश्न दोबारा रिपीट होके दूसरे एग्जामों में भी आते रहते हैं। तो सेकंड ग्रेड टीचर के इंग्लिश के एग्जाम में पूछा गया था ये कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है। तो बताइए मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है। ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। कितना सिंपल है, देखो अपन ने 10 बार 100 बार बोल दिया होगा मौलिक अधिकार कौन से भाग में है, तीसरे भाग में। और अब चलते हैं आगे। अब एक क्वेश्चन पूछा हुआ है सेकंड ग्रेड के सोशल स्टडी एग्जाम में 2011 में कि वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार के मौल अधिकार दिए गए हैं। ऑप्शन दे रखा है 7, 6, 5 और 8। बताइए क्या आंसर होगा। कितने प्रकार के मौलिक अधिकार अपन ने कितनी बार बात कर लिया ना, बताओ। देखिए आपने 76 अमेंडमेंट एक्ट को याद करो, 76 में वे 44th अमेंडमेंट एक्ट को याद करो, सॉरी 78 में वे 44th अमेंडमेंट एक्ट को याद करो। क्या हुआ था, एक अधिकार हटा दिया गया था, तो अब हमारे पास कितने हैं, 6 अधिकार है। ओके, कितना सिंपल है। अब देखते हैं आगे। अब देखो, अब ये पूछता है, एग्जाम है रीट लेवल सेकंड। इसमें क्या पूछा गया, उपाधियों का अंत किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है। उपाधियों का अंत किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है। और ऑप्शन में दिया गया है समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। तो बताइए, अपन ने देखा कि आर्टिकल 14 से 18 क्या है, समता का अधिकार। और ये किस में पूछा गया, उपाधियों का अंत, आज ही पढ़ा है अपन ने, आर्टिकल 18। तो कौन सा हो गया, समता का अधिकार। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा हुआ है सेकंड ग्रेड के जीके एग्जाम में, क्या कि उपाधियों की समाप्ति कौन सा अनुच्छेद करता है। उपाधियों की समाप्ति कितने इजी है, देखो अगर आप बुक को पढ़ोगे, इसको एक बार वीडियो देखोगे, बुक को पढ़ोगे, सब समझ में आ जाएगा। तो उपाधियों की समाप्ति किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल दे रखा है 18, 17, 15 और 16। बताइए क्या आंसर होगा, 18। सिंपल है। और एक क्वेश्चन पूछा हुआ है इसमें 1 सेकेंड, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में क्या क्वेश्चन पूछा है कि छुआछूत किस अनुच्छेद के अंतर्गत अपराध घोषित किया गया है। छुआछूत किस अनुच्छेद के अंतर्गत अपराध घोषित किया गया। ऑप्शन दे रखा है 17, 18, 19, 20। बताओ, आज ही पढ़ा है। अस्पृश्यता का अंत कौन से अनुच्छेद में है, संविधान के अनुच्छेद 17 में। उस कानून का नाम क्या है, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955। ओके, अब ये एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन। अब ये क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से सुनना, लंबा क्वेश्चन है कि भारत के संविधान अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध बनाने के लिए कौन सा कानून बनाया गया है। तो आपको क्या नाम लेना है, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955। देखो अपने वीडियो में जितने भी पढ़े हैं ना लाइनें, सबसे एक ही क्वेश्चन आ रहा है। अब देखो, एक अपन क्वेश्चन पुराने वीडियो में से लेते हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन है अपना कि जो संपत्ति का अधिकार है ना, इसको मूल अधिकारों से हटाकर कौन से अनुच्छेद में रखा गया है। ऑप्शन है 224 के, 300 के, 312 के और 290 के। ये रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बताइए कौन से अनुच्छेद में रख दिया संपत्ति का अधिकार। आपने अगर वीडियो देखेंगे तो आप आंसर बता दोगे झट से, 300 के।
इस प्रकार अपना ये टॉपिक खत्म हुआ। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, अपना समता का अधिकार अभी खत्म हो गया। समता के अधिकार में क्या था, आर्टिकल 14 से 18। स्वतंत्रता के अधिकार में है आर्टिकल 19 से लेकर 22। तब तक जय हिंद, गुड नाइट दोस्तों।